इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली एससीओ की बैठक को लेकर के। दोस्तों आज 15 अक्टूबर है और आज भारत के विदेश मंत्री कराची के एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, एस जयशंकर की कदम पाकिस्तान की धरती पर पड़ते ही पूरे पाकिस्तान में मानो भूचाल आ गया। आपको बता दें, पाकिस्तान में जितने भी हिंदू इस समय बचे हुए हैं वो सभी कराची एयरपोर्ट पर एस जयशंकर का स्वागत करने के लिए पहले से ही कराची एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह पहला पाकिस्तानी दौरा है, जिसे लेकर पाकिस्तान की मीडिया में कई तरह की खबरें भी चल रही हैं। वहां की मीडिया में कहा जा रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान आने का फैसला क्षेत्रीय देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देते हुए चीन के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलन करने का एक प्रयास है। साथ ही हम आपको बताएंगे शहबाज शरीफ की सरकार ने पीओके पर क्या फैसला लिया है और आपको बताएंगे कि भारत की विदेश मंत्री के लिए कैसी व्यवस्था की है, उनके स्वागत में किन किन लोगों को लगाया गया है। जानेंगे हर एक खबर को आगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि एससीओ की बैठक में पीओके पर जो फैसला हो वो भारत के पक्ष में हो, तो इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में पीओके इन इंडिया जरूर लिखें। साथ ही इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हर पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बैठक उस समय हो रही है जब पाकिस्तान में नियमित रूप से बम धमाके और आतंकवादी हमले हो रहे हैं। यहां तक कि वहां के आर्मी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है। ऐसे में पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और इसकी चुनौतियों पर चर्चा करना बेहद ही ज़रूरी है। पाकिस्तान में होने वाली 23वीं एससीओ बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें विभिन्न देशों के प्रमुख शामिल होंगे, जैसे चीन और रूस के प्रधानमंत्री, साथ ही मंगोलिया और अन्य पड़ोसी देशों के नेता भी। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री इस बैठक में नहीं जा रहे हैं, बल्कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की। आपको बता दें, इस्लामाबाद के आईजीपी सैयद अली नसीर रिजवी ने बताया कि सुरक्षा के सभी प्रबंध अच्छे से हो गए हैं, जिसमें एयरपोर्ट, विभिन्न रूट, टनल क्षेत्र, होटलों और डेलीगेट्स के आवास शामिल हैं। नूर खान एयर बेस पर भी सुरक्षा बड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन और इंटेलिजेंस आधारित गतिविधियां भी चल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी विदेशी नेताओं और अतिथियों के लिए पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए पाकिस्तान आर्मी रिजर्व, एफसी, प्रांतीय पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल ब्रांच के लगभग 15,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक प्रबंधन के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। पब्लिक हॉलीडे घोषित किया गया है, ताकि सरकारी कर्मचारी और अन्य विभागों के लोग घर पर ही रहें और बाहर न निकले, जिससे ट्रैफिक की समस्या पैदा ना हो। आपको बता दें, 23वीं शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक 2 दिन चलेगी, जिसमें सबसे बड़ा डेलीगेशन चीन और रूस का होगा, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस बैठक में भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस सहित 16 अन्य देश भी ऑब्जर्वर के रूप में भाग लेंगे। यह हेड ऑफ स्टेट्स की वार्षिक बैठक है और इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। आपको बता दें, सुरक्षा के इंतजाम इस प्रकार किए गए हैं कि कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। हालांकि पाकिस्तान में किसी भी स्थिति के लिए सचेत रहना जरूरी है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां हमेशा अनिश्चित रहती हैं। इस्लामाबाद और कराची में धारा 144 लागू की गई है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाया जा सके। आपको बता दें, भारत के डेलीगेशन के कुछ सदस्य पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी, न ही कोई संयुक्त बयान जारी होगा। यदि कोई मुलाकात होती भी है तो वह केवल एससीओ के मंच पर ही होगी और वहीं पर समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान एससीओ की बैठक को कितनी सफलता से आयोजित कर पाता है या फिर कोई कमी उसके सामने आती है। फिलहाल पाकिस्तान की सरकार और सेना को अपने नागरिकों के साथ रिश्ते सुधारने होंगे,
तभी वो पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बेहतर बनाने की कोशिश कर सकेंगे। आज का हर युवा, चाहे वह पाकिस्तान का हो या किसी और देश की, तरक्की करना चाहता है। पाकिस्तान का असली समस्या वहाँ की असफल नीतियाँ हैं, जो उसे विकास के बजाय विनाश की ओर ले जा रही है। शिक्षा और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की नीति से कोई भी देश सफल नहीं रहा है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना तो और भी मुश्किल हो जाता है। पहले बंगालियों के प्रति नफरत ने बांग्लादेश के रूप में एक अलग देश का निर्माण किया। अब बलूच और मुहाजिर को समान अधिकार न देकर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है। जब देश के नागरिकों का यह हालत है तो पड़ोसी देशों के बारे में क्या ही दुष्प्रचार नहीं किया होगा। फिलहाल आपको बता दें, पाकिस्तान ने नफरत के बीच इतने ज़्यादा फैला चुके हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कराने के लिए भी सेना की तैनाती करनी पड़ती है और शहरों की स्थिति कर्फ्यू जैसी हो जाती है। यह सच है कि पड़ोसी देशों के बीच संबंध सुधारने से दोनों देशों का फायदा होता है। जब दोनों देश एक ही सभ्यता और संस्कृति से निकले हैं तो उनकी भाषा, खान पान, रीति रिवाज और पहनावा भी एक समान हो जाता है, जिसमें एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रोजगार के अवसर तलाश सकता है। यह सब संभव है, लेकिन इसके लिए घरेलू सुधार जरूरी है। यदि एक देश आर्थिक विकास की दिशा में वैश्वीकरण की राह पर बढ़ रहा है तो वहीं दूसरा आतंक और नफरत को अपने व्यापार का हिस्सा बना चुका है। दोस्तों, क्या यह बात सच है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं हमें। दोस्तों, भारत की ओर से जब भी संबंधों को मजबूत करने की पहल की गई, उसके बदले में आतंकवादी हमले या कारगिल जैसे युद्ध थोपे गए। अच्छे संबंधों के लिए आपसी विश्वास होना चाहिए और यह केवल घरेलू सुधारों से ही संभव है। समस्या यह है कि पाकिस्तान भारत से क्रिकेट खेलना तो चाहता है, लेकिन वहां ऐसा माहौल बनाने की कोशिश नहीं करता। आपको बता दें, वह राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने की बात तो करता है, लेकिन हाफिज सईद जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को भारत के खिलाफ जहर उगलने की भी छूट देता है। जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में है और उनका रिजर्व खत्म होने की कगार पर है और अमेरिका व चीन जैसे आर्थिक शक्तियों ने अपने हाथ खींच लिए हैं, तब भारत से दोस्ती की कोशिश करना परिस्थितियों की मजबूरी लगती है, ना कि वास्तविक दोस्ती। पाकिस्तान को अपने घरेलू सुधारों के लिए वास्तविक लोकतंत्र की बहाली करनी होगी। शिक्षा प्रणाली को मजबूत और गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा। शिक्षा में मौजूद बेबुनियादी बातों को हटाना होगा और भारत और चीन की तरह सीमा विवादों को दूर रखकर व्यापार को बढ़ावा देना होगा। इसके बिना अस्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकेगी। खैर, ये सभी बातें मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को समझनी चाहिए। उनके देश का भला कैसे हो सकता है? उन्हें एक ईमानदार प्रयास के साथ खुद को भी ईमानदार बनना पड़ेगा। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, आप जो चाहते हैं उसके लिए लड़ें और साथ ही जो चाहते हैं उसके लिए भी लड़ें। यही संदेश पाकिस्तान के नेताओं के लिए भी लागू होता है। महात्मा गांधी ने कहा था, आपको यह बदलाव बनना चाहिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। पाकिस्तान को इसी दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि वह अपने नागरिकों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सके। वैसे तो दोस्तों, फिलहाल आपको बता दें, एससीओ की मीटिंग शुरू होने वाली है और इस मीटिंग में पीओके पर क्या फैसला आएगा वो तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। अगली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पीओके पर जो भी फैसला आएगा सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों।